सभी डिजिटल लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ज़्यादातर इंटरव्यूज क्वेश्चंस में, चाहे वो एक्सपीरियंस जावा एसोसिएट हो, चाहे वो फ्रेशर हो, उनसे पूछा जाता है, जिसका नाम है मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। और इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास है, हर जो भी आप जावा में क्लास बनाते हैं उसमें ऑलरेडी एक क्लोन मेथड होता है। तो उस क्लोन मेथड के अलावा एक इंटरफेस और है, क्लोनेबल। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है और वो क्यों बनाया गया, किस पर्पस के लिए बनाया गया, हम उसको भी और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मार्कर इंटरफेस की बात करें तो मार्कर इंटरफेसेस वो इंटरफेसेस होते हैं जिनमें कोई भी मेथड नहीं होता। मतलब इंटरफेसेस के बारे में जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप किया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में ऑलरेडी कवर अप किया है। तो इंटरफेसेस में जितने भी मेथड होते थे, देखिए जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते थे किसी भी क्लास के लिए, ठीक है, तो जो भी इंटरफेसेस में मेथड होते थे ये मस्ट होता था कि हमें उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है। लेकिन मार्कर इंटरफेस में अगर कोई मेथड ही नहीं है तो हम बनाते क्यों हैं, क्या पर्पस होता है, ठीक है। तो देखिए 3 बिल्ट इन मार्कर इंटरफेस है, एक serializable, क्लोनेबल और रिमोट। तो चलिए इसको कोड में भी देख लेते हैं कि क्या है ये। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर मैं serializable इंटरफेस को जो मैंने ओपन किया, देखिए इसके अंदर कोई भी मेथड नहीं है। ऐसे ही अगर मैं क्लोनेबल इंटरफेस को ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी कोई मेथड नहीं है। रिमोट को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी कोई मेथड नहीं है। ये जावा RMI पैकेज के अंदर है। और क्लोनेबल और serializable जो भी है वो आपका जावा लैंग पैकेज के अंदर होना चाहिए। ये जावा IO में है serializable, और क्लोनेबल आपका जावा लैंग में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इन तीनों से रिलेटेड। और अभी हम ये भी समझेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट में अगर आप जाएं तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी क्लोन मेथड दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्लोन मेथड बना हुआ है, फिर भी हमें एक क्लोनेबल इंटरफेस बनाया हुआ है अलग से। तो इनका क्या पर्पस है, तो सबसे पहले मार्कर इंटरफेस को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको लास्ट वाला जो मैंने serializable के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ था वीडियो, उसमें आपने देखा होगा कि जब हमें किसी serializable का मतलब यूसेज क्या होता है। यूसेज ये होता है कि अगर मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं और किसी स्टेज पे अपनी वैल्यूज को सेव करते हैं, फिर रिस्टोर करना चाहते हैं वहां से, और ऑब्जेक्ट को फिर से इनिशियलाइजेशन नहीं करना चाहते, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना चाहते हैं, उसी स्टेज से कॉल करना चाहते हैं, तो आप serialization का यूज करते हैं। और वो काम कैसे करता है, जब भी आप किसी क्लास में इंप्लीमेंट serializable लिख देते हैं तो मतलब एक JVM को स्पेशल इंस्ट्रक्शन चला जाता है कि मुझे इसकी जो भी लेटेस्ट स्टेज होगी, वैल्यूज ये जो भी यहाँ पे डिफाइंड है, ट्रांजिएंट को छोड़ के, स्टैटिक को छोड़ के, जो भी लेटेस्ट डिफाइंड है वहाँ पे वैल्यूज, उनकी वैल्यूज मुझे लेटेस्ट ले लेनी है और उसका ऑब्जेक्ट सेव कर देना है। स्टैटिक में क्या होगा, क्लास लेवल पे जो वैल्यू होगी वो उसको सेव कर देगा, पर ट्रांजिएंट को नहीं लेता है। ट्रांजिएंट स्पेशल कीवर्ड होता है जिसके बेसिस पे ये बताते हैं कि भाई इसका आप लेटेस्ट वैल्यू मत लीजिएगा, ये बाय डिफॉल्ट जो भी उसकी वैल्यूज होंगे उसके बेसिस पे इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वगैरह ही देने के लिए ऑलरेडी बनाए जाते हैं इंटरफेस। जब कोई ऐसा इंटरफेस हो जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता हो पर उसमें कोई भी मेथड ना हो जिसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, सिर्फ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने के लिए हो, तो उसी इंटरफेस को हम मार्कर इंटरफेस कहेंगे। जावा में 3 इंटरफेस ही खाली आपके स्पेशली मार्कर इंटरफेस है जो बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी जावा के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको खुद का इंटरफेस बनाना है मार्कर तो आप बना सकते हैं, मतलब कोई इंटरफेस आप बनाइए इसमें कोई मेथड ना करिए और उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए। लेकिन JVM उसका क्या यूसेज करेगा, उसको बनाने का कोई पर्पस नहीं। अगर आप अपनी कस्टम मार्कर इंटरफेस को बनाना चाहते हैं, जब अनटिल अनलेस कि आप JVM को ही मॉडिफाई कर रहे हो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन वगैरह देने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्कर इंटरफेस से रिलेटेड समझने के लिए, ठीक है। तो serializable, क्लोनेबल, रिमोट में यही होता है। अच्छा, क्लोनेबल का यूसेज किस लिए होता है, क्लोन मेथड बनाने के लिए। देखिए अगर आप इन जनरल जब भी आप क्लोन मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट का बनाएंगे, ठीक है, कॉल करेंगे, तो आप अगर इस ऑब्जेक्ट क्लास में जाके देखिए, यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रू हुई है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। तो अगर आपने क्लोनेबल इंटरफेस नहीं इंप्लीमेंट किया, जैसे आप serialization करना चाह रहे थे तो एम्प्लॉय में क्या आपने किया था, serializable। अगर यहाँ पे आप क्लोनेबल इंटरफेस को नहीं लिखते और क्लोन मेथड को कॉल कर लेते हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्लास का है, उसको कॉल करके आप दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन वहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है, ये क्लोनेबल भी एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, कि आपका क्लोन मेथड होना चाहिए, उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर क्यों बनाया गया, और इस ऑब्जेक्ट क्लोन मेथड को अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे देखिए ये प्रोटेक्टेड है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बात करते हैं, बट रिमोट के बारे में थोड़ा कवर अप कर लेते हैं। रिमोट मेथड भी क्या है कि देखिए रिमोट मेथड इन्वोकेशन के लिए है, कि मतलब एक JVM से दूसरे JVM में अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रिमोट मेथड इन्वोकेशन काम आता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट जो होते हैं, और वहीं पे भी अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को भी सेव करके एक JVM से दूसरे JVM में स्टोर पास करना
करना है और आप चाहते हैं जो दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे जीबी में इनिशियलाइज हो, वो कंस्ट्रक्टर वगैरह ना कॉल होके जैसे आप सिरियलाइजेशन करना चाहते हैं उसी स्टेज से वो दोबारा डिसिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो वो आप रिमोट मेथड इन्वोकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमोट मेथड इन्वोकेशन का भी यूज वहाँ पे ही होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो मार्कर इंटरफेसेस के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर लेते हैं हम और उसके बाद क्लोनेबल के बारे में और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सिलाइजेशन के बारे में आपको बताया कि अगर देखिए आप सिलाइजेशन नहीं इंप्लीमेंट करते हैं और आप सिलाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है, डिसिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे नॉट सिलाइजेबल एक्सेप्शन का वहाँ पे एरर आ जाएगा। इसी तरीके से आप जब क्लोन मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, क्लोन मेथड कॉल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं, उसकी क्लोनिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे भी अगर आपने क्लोनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे भी आपकी एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, जो आपने अभी देखा उस वाले ऑब्जेक्ट क्लोन मेथड के अंदर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ है कि कस्टम के बारे में मैंने बता दिया, आप बना सकते हैं पर उसका यूसेज नहीं है एंटी अनलेस कि आप जीपीयू को मॉडिफाई करना चाहें। और अच्छा हाँ, जब भी आप मार्कर इंटरफेस को देखिए इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी जो भी सब क्लासेस होंगी बाय डिफॉल्ट उन सभी में वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए ए बी सी डी आपकी 4 क्लासेस है और ए आपकी पेरेंट क्लास है, बी सी डी ऊपर मतलब एक्सटेंड करती हुई आ रही है ए को। अगर आपने ए में सिलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दिया तो बी सी डी में ऑटोमेटिकली सिलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब अगर आप सिलाइजेशन डिसिलाइजेशन करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि पेरेंट क्लास में इंप्लीमेंट है तो वो आप बी सी डी में नहीं भी लिखेंगे तो भी वो मतलब चीज़ें बाय डिफॉल्ट मान के चलती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोस कॉन्स दोनों के बेसिस पे जैसा आपका यूसेज होगा आप समझ सकते हैं। और मार्कर इंटरफेस बनाने के लिए देखिए आप जैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसके अलावा एनोटेशन का भी एक वे होता है जिसके थ्रू आप मार्कर इंटरफेस को बना सकते हैं, लेकिन वो इन जनरल इतना प्रेफर नहीं किया जाता है क्योंकि जब भी देखिए आप जब क्लोनिंग करते हैं या फिर आप मार्कर इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे क्लोनिंग की ही बात करते हैं, तो हमेशा जब क्लोनिंग को आप कॉल करेंगे तो सबसे पहले एक चेक होता है इंस्टेंस ऑफ का। ठीक है, तो इंस्टेंस ऑफ के बेसिस पे जब वो चेक करता है कि वो दोनों इंस्टेंस ऑफ सेम है कि नहीं सेम है, इसी तरीके से अगर आप एनोटेशन के बेसिस पे आप चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा हैवी कॉस्ट हो जाती है। तो ये खाली एक वजह है जिसकी वजह से हम एनोटेशन को प्रेफर नहीं करते हैं, पर हमेशा यही करना चाहिए कि आपको इंप्लीमेंट हमेशा इंटरफेसेस करना चाहिए क्लास में, उसी के थ्रू वो चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लोनेबल इंटरफेस और क्लोन मेथड के बारे में। देखिए अगर कोड में चलते हैं एक सिंपल सी बात हमें ये समझ में आती है कि भाई अगर आपने ऑब्जेक्ट क्लास में क्लोन मेथड लिख दिया है तो आपको अलग से क्लोनेबल इंटरफेस बनाने की क्या जरूरत है। ये दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे एक निकल के आता है कि आपने ऑब्जेक्ट क्लास में क्लोन मेथड लिखा ही क्यों, अगर यहाँ पे भी आप यही सब चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे आप क्लोनेबल इंटरफेस के अंदर डाल देते हैं, आपको मार्कर इंटरफेस बनाने की क्या जरूरत थी। आप ये जो क्लोन मेथड इसके अंदर बना देते और आप इंप्लीमेंट करते तो ऑटोमेटिकली जो इसका क्लोन मेथड होता है हमें वो इंप्लीमेंट करना पड़ता जैसे इंटरफेस के सारे मेथड होते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आता है दिमाग में। और तीसरा क्वेश्चन एक और दिमाग में आता है कि आप ऑब्जेक्ट के कोई भी मेथड को देख लीजिए, है ना, आप जितने भी यहाँ पे मेथड देखेंगे सारे के सारे आपके पब्लिक होंगे। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबकी पेरेंट क्लास है। ठीक है, आप हैश कोड में जाएंगे पब्लिक होगा, आप इक्वल्स में जाएंगे पब्लिक होगा, लेकिन ये क्लोन जो मेथड है सिर्फ इसी को प्रोटेक्टेड क्यों बनाया गया। ठीक है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए क्लोन को प्रोटेक्टेड तो इसलिए बनाया गया ताकि जब भी आप क्लोनिंग करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, वो या तो उसी ऑब्जेक्ट में हो या तो उसकी सब क्लास में क्लोनिंग हो। सिंपल सी बात है। तो आप किसी ऐसे जगह पे आप क्लोनिंग अलाउ नहीं करना चाहते हैं कि वो जो उसकी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है वो सब भी ब्रेक हो जाए और उसकी क्लोनिंग हो जाए। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन देने के लिए बनाया गया। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि मतलब प्रोटेक्टेड क्यों किया गया। आपकी खुद की क्लास में क्लोनिंग हो सकती है या सब क्लास में क्लोनिंग हो सकती है, उसके लिए प्रोटेक्टेड इन्होंने किया है। और प्रोटेक्टेड कीवर्ड को हम लोग जानते हैं कि आपकी जो भी प्रोटेक्टेड कीवर्ड मेथड या वेरिएबल्स होता है वो एक्सेस करना अलाउ तभी करता है जब आपकी खुद के पैकेज के सेम टू सेम क्लासेस में हो या उसके सब क्लासेस में, भले वो डिफरेंट पैकेज में हो। ठीक है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और ये रेज होता है कि भाई जब ये ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्लोन मेथड बना दिया था तो आपको क्लोनेबल इंटरफेस अलग से बनाने की क्या जरूरत थी, है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बनी थी। या फिर आप क्लोन मेथड को यहीं पे डाल देते, आपको उसके अंदर बनाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो देखिए सन माइक्रो सिस्टम ने जब शुरुआत कहीं जावा स्टार्टिंग से बना था तो तभी से ये चीज़ें ऑलरेडी हैं इसमें। और ऐसा नहीं है कि देखिए हर कोई परफेक्ट होता है, लेकिन उस समय का थॉट प्रोसेस मैं बताता हूँ। हालांकि बाद में अगर इंप्लीमेंट होता हो सकता है और बेटर वे में हो जाता, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस में
बताता हूँ जिससे आपको ये लॉजिक लगने लग जाएगा। देखिए, जब भी आप क्लोनिंग करना चाहते हैं तो इन जनरल क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ मेथड कॉल करेगा जावा आपका जेवीएम चेक करने के लिए कि भाई जिसकी आप क्लोनिंग कर रहे हैं वो उसी का इंस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है, उसी सेम क्लास से वो आ रहा है कि उसका ही इंस्टेंस क्लोनिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो कुछ ना कुछ मैजिक होना है। मैजिक क्या होना है यहाँ पे कि देखिए, जब भी आप नया ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ का बना रहे हैं, ठीक है, तो आप न्यू कीवर्ड जब लिखते हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू ही आपको उसका नया ऑब्जेक्ट बनता है। जब न्यू आप कीवर्ड लिखने लग जाते हैं तो जैसे स्टूडेंट ए इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाता है। लेकिन क्लोनिंग के टाइम पे आप कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करना चाहते हैं, मतलब सीरियलाइजेशन जैसी वाली बात है कि जब आप सीरियलाइज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो आप उसका कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करना चाहते, जो भी उसकी लेटेस्ट वैल्यूज होती है आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप क्लोनिंग करते हैं उसी सेम टू सेम, आप सीरियलाइजेशन में तो किसी का भी सीरियलाइजेशन आप कर सकते हैं, लेकिन क्लोनिंग में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप उसी के उसी ऑब्जेक्ट की ही खाली आपको क्लोनिंग अलाउ करनी चाहिए। इसीलिए वो प्रोटेक्टेड कीवर्ड बनाया ताकि आप सब क्लास का ही बना सकें। तो ये मेन रीज़न है खाली कि वो जो स्पेशल मैजिक होने वाला है वो क्लोनेबल इंटरफेस ही स्पेशल मैजिक उनको बताता है कि आपको भाई कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ नहीं कॉल करना है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एज इट इज़ कॉपी कर देनी है। अब कॉपी भी वहाँ दो टाइप की होंगी, आपकी शैलो कॉपी होगी या डीप कॉपी होगी। शैलो कॉपी डीप कॉपी का डिफरेंस जैसे मैंने एरे में आपको बताया हुआ था कि शैलो कॉपी इन जनरल क्या है कि भाई आपके मान लीजिए किसी भी एक क्लास है, उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप कल को कॉलेज क्लास है, कॉलेज क्लास के अंदर आपने स्टूडेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बना रखा है, ठीक है। तो शैलो कॉपी होगी तो क्या होगा, सिर्फ कॉलेज का इंस्टेंसेस आपकी कॉलेज की जो वैल्यूज होंगी वो कॉपी हो जाएंगी, पर जो अंदर स्टूडेंट है वो खाली एज एन रेफरेंस पास हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यूज एज इट इज कॉपी नहीं होंगी। लेकिन अगर डीप कॉपी की बात करें तो कॉलेज की भी वैल्यूज कॉपी होंगी और स्टूडेंट की भी वैल्यूज कॉपी होंगी वहाँ पे, तो ये डीप कॉपी हो गई, ठीक है। तो एरे में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1D एरे की अगर बात करें तो वो हमेशा डीप कॉपी होती है, लेकिन 2D और 3D एरे की बात करें अगर, तो जो आपकी फर्स्ट आपकी वैल्यूज होंगी, फर्स्ट इंडेक्सिंग वाली जो वैल्यूज होंगी वो आपकी आई मीन डीप कॉपी होती है, लेकिन उसके अंदर के जो रेफरेंसेस और पहले इंडेक्स में जो मल्टीपल एक और एरे बना होगा, ठीक है, या एक कोई लिंक लिस्ट बना होगा, वो सबकी शैलो कॉपी होगी, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा स्पेशल चीज़ है समझने के लिए कि ये मेन थिंकिंग थी प्रोसेस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा आपकी हम क्यों सन माइक्रो सिस्टम ने ऐसा सोच के बनाया था। और ठीक है, इसके अलावा और कोई भी आपको ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी मेथड वो हो और स्पेशल से कोई अलग से इंटरफेसेस बनाया गया हो, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई अलग तरीका बताते हो तो देखिए, इन जनरल आप अगर क्लोनिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन जनरल अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस एसोसिएट से भी पूछेंगे तो वो कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि आपको क्लोनिंग मेथड यूज करना चाहिए। आप कभी भी क्लोनिंग मेथड यूज ना करिए। और उसके अलावा देखिए, दो होते हैं वे, एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक होता है आपकी कॉपी फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री मेथड। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हुआ कि आप इन जनरल वही कंस्ट्रक्टर अलग से बनाइए जिसमें उस वैल्यू उसको ऑब्जेक्ट को पास कर दिए एज अ पैरामीटर और वहाँ पे उनकी सारी वैल्यूज को फच कर लीजिए। ये स्टैटिक फैक्ट्री एक मेथड होता है, ठीक है, जिसमें आप वैल्यूज वगैरह जो ये वाला वे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कॉपी फैक्ट्री मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इन जनरल वेज होते हैं। इंस्टेड कि आप क्लोनिंग का मेथड डायरेक्टली कॉल करें, आप उनकी जो वैल्यूज है लेटेस्ट उन वैल्यूज को लेके आप स्टोर कर सकते हैं। या इन जनरल अगर वही है कि सिलाइजेशन का आपका यूसेज होता है तो आप उसके थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं कॉपी मेथड करने के लिए। लेकिन सिलाइजेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली उसी ऑब्जेक्ट में लिमिटेशन रखनी है कि नहीं मेरे को वही क्लोनिंग करनी है और सेम टू सेम कॉपी करनी है, तो आप इन जनरल अपनी तरफ से खुद का यही कॉपी मेथड लिखिए जिसमें आप जो भी उसके लेटेस्ट वैल्यूज होंगे उसको पास ऑन कर दीजिए दूसरी जगह और उसको स्टोर कर लीजिए किसी नए रेफरेंस में। तो ये बेस्ट वे होता है आपका क्लोनिंग करने का, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल है। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, यू कैन ऑलवेज मेल मी। थैंक यू सो मच।